आप सुनने जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी खुशबू और खनक। एक दुकान से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने लिए तथा गधे के लिए 10 नान खरीदे, साथ ही भेड़ का भुना हुआ लज्जतदार गोश्त भी लिया। दरी पर बैठ के मुल्ला खाना खाने लगा। पास ही खड़ा उसका गधा भी नानों पर हाथ साफ करने में जुटा था। नसरुद्दीन ने उस स्थान पर रात बिताने की सोच रखी थी। वह खुले में बैठा था तो धनी व्यापारी तथा यात्री तंबू गाड़कर भीतर मौज कर रहे थे। तभी नसरुद्दीन के कानों में कुछ तेज तेज आवाजें पड़ी, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। जिस दुकान से उसने नान और गोश्त खरीदा था वहीं कुछ हलचल सी दिख रही थी। नसरुद्दीन अपनी उत्सुकता दबा न सका और उस ओर बढ़ चला। उसने देखा कि दुकानदार का मालिक एक गरीब से दिखने वाले आदमी से झगड़ रहा था। वह कह रहा था, तुम्हें पैसे देने ही होंगे, तुम जानबूझकर उस ओर लेटे थे जिस ओर मेरी दुकान की गोश्त की खुशबू उठकर वहां जा रही थी। सारी शाम तुम बढ़िया खाने की खुशबू का आनंद लेते रहे। मैंने देखा भी था, तुम बार बार होठों पर जीभ फिराकर उसके चटकारे ले रहे थे। मैं कोई दान खाता खोलकर नहीं बैठा, जल्दी जल्दी से पैसे चुकाओ। बेचारा गरीब आदमी बेहद असहाय दिख रहा था। शायद नसरुद्दीन की तरह उसके पास भी फालतू के पैसे नहीं थे। लालची दुकानदार की बातें सुनकर नसरुद्दीन को गुस्सा आने लगा था। तभी दुकानदार अचानक नसरुद्दीन की तरफ मुड़ता हुआ बोला, भाई साहब, अभी आप एक शरीफ आदमी की तरह मुझसे नान गोश्त खरीद कर ले गए थे, लेकिन इस मक्कार को तो देखो, मुफ्त का स्वाद लेना चाहता है। क्या ऐसे दाम नहीं चुकाना चाहिए? नसरुद्दीन उस आदमी से मुखातिब होता हुआ बोला, भाई, तुमने लजीज खाने की खुशबू का आनंद लिया है, तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी। लाओ, जितने पैसे हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो। सुनकर दुकानदार का चेहरा खिल उठा। गरीब आदमी ने अंटी में से कुछ सिक्के निकालकर नसरुद्दीन की हथेली पर रख दिए। नसरुद्दीन ने उन सिक्कों को दोनों हाथों के बीच रखा और दुकानदार से बोला, लाओ, अपना कान इधर लाओ और ध्यान से सुनो। दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया। नसरुद्दीन बोला, तुमने सुनी सिक्कों की खनक? हाँ, क्यों नहीं, लाओ पैसे मुझे दे दो। दुकानदार बोला। लेकिन नसरुद्दीन ने सिक्के गरीब आदमी को वापस लौटा दिए और दुकानदार से बोला, हिसाब बराबर हो गया। इसने तुम्हारे खाने की खुशबू ली और इसके बदले तुमने सिक्कों की खनक सुनी। दुकानदार का चेहरा फक पड़ गया। वह खड़े लोगों ने भी नसरुद्दीन की बात का समर्थन किया। उस गरीब आदमी ने नसरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। जब नसरुद्दीन वापस गधे के पास पहुंचा तो उसे देखकर खुशी से उसका गधा मिट्टी में लौटने लगा। आप सुनने जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पेशगी थप्पड़। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने घर के काम काज करने के लिए एक नौकर रखा। उसका मानना था कि तालाब से पानी भरकर लाना उस जैसे इज्जतदार आदमी के लिए अच्छा नहीं है। एक दो बार ऐसा भी हो चुका था कि पानी लेकर लौटते समय मुल्ला नसरुद्दीन की मुलाकात किसी पहचान वाले से हो जाती। वह आदाब करता तो नसरुद्दीन को भी झुककर जवाब देना पड़ता और नसरुद्दीन के कंधे पर घड़े में रखा सारा पानी सामने वाले पर गिर जाता। किसी से कुछ कहते भी न बनता। उसके नौकर का नाम था अब्दुल। एक दिन नसरुद्दीन ने उसे मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, ये लो घड़ा, तुम्हें रोज 12 घड़े पानी तालाब से भरकर लाना है। अब्दुल ने रजामंदी में सर हिलाया। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ कि नसरुद्दीन बोला, सुनो, सावधानी बरतना, घड़ा टूटना नहीं चाहिए। अब्दुल मुड़कर जाने लगा तो नसरुद्दीन फिर बोला, चौकस रहना, यदि तुमने घड़ा तोड़ा तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, याद रखना। अभी अब्दुल दरवाजे तक ही पहुंचा था कि नसरुद्दीन ने चिल्लाकर हाथ के इशारा करते हुए उसे वापस बुलाया। हैरान परेशान नौकर वापस नसरुद्दीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। नसरुद्दीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। पटाक की आवाज आई। अब्दुल के हाथ से घड़ा छूटते छूटते बचा। अब्दुल बोला, मालिक, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो घड़ा भी नहीं तोड़ा। नसरुद्दीन बोला, देखो भाई,
अगर मैं तुम्हें घड़ा टूटने के बाद थप्पड़ मारता तो घड़ा जुड़ तो नहीं जाता? जुड़ता क्या? नहीं, अब्दुल बोला। इसलिए मैंने तुम्हें ये पेशगी थप्पड़ मारा ताकि तुम यह याद रखो कि घड़ा टूटने पर कैसा थप्पड़ पड़ेगा। तुम भविष्य में चौकस रहोगे। नौकर बेचारा नसरुद्दीन को खुले मुंह ताकता रह गया। खुशी की बात यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन खुद हमें ये कहानी सुना रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा, और इसी कुछ कुछ के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया कि सब में ये बात फैल गई कि मैं एक बहुत ही खास आदमी हूँ। जब बात हद से ज्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं रखता, इसलिए तय समय पे मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोजमर्रा के लिबास में मैं रहता हूँ, उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फाकता मैं वहां पहुंचा था। मुझे रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा सा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरबार ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया, लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, दरबार ने हंसते हुए बोला। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोर से हंस पड़े। फिर वे बोले, दफा हो जाओ बड़े मियाँ और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोच समझकर मैं वहां से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर ही था और उससे थोड़ी दूर पर मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर गया। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्तों ने मुझे गले से लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मैंने दोस्त से पूछा। बेशक, वह अभी भी अलमारी में टंगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या तुम कभी उसे वापस मांगोगे? मैंने पूछा। नहीं मियाँ, जो चीज मैं तोहफे में दे रहा हूँ उसे मैं भला वापस क्यों मांगूंगा? शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं कुछ देर के लिए वहां पर रुका, फिर शेरवानी पहनकर वहां से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था। तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग मेरे ही लिए खड़े इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। लोग फुसफुसा रहे थे, सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ही तरफ देख रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा। खाने से पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूं। मैं शोरबा का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। वे सब सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांसें ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया हजरत? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने जब बोलना बंद कर दिया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें बुलाया गया था, मुझे नहीं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर राज दरबार में मुकदमा चला कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है और राज्य भर में घूमकर दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लोगों से कह रहा है कि वे सभी अज्ञानी, अनिश्चयी और सत्य से अनभिज्ञ हैं। मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए राज्य के दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, नेताओं और अधिकारियों को भी बुलाया गया।
दरबार में राजा ने मुल्ला से कहा, पहले तो तुम अपनी बात दरबार के सामने रखो। मुल्ला ने कहा, कुछ कागज और कलमें मंगा लीजिए। कागज और कलमें मंगा ली गईं। 7 बुद्धिमान व्यक्तियों को एक एक कागज और कलम दे दीजिए। मुल्ला ने कहा, ऐसा ही किया गया। अब 7 तथाकथित बुद्धिमान सज्जन अपने अपने कागज पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दें कि रोटी क्या है। पहले ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, यह आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने लिखा, यह ईश्वर का वरदान है। चौथे ने लिखा, यह पकाया हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें ने लिखा, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि रोटी में आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने लिखा, यह एक पौष्टिक आहार है। सातवें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्ला ने सभी उपस्थितों से कहा, यदि इतने विद्वान और गुणवान लोग इस बात पर एकमत नहीं है कि रोटी क्या है, तो वे दूसरी बातों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखाता हूँ? क्या आप महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं? जिस चीज को वे रोज खाते हैं उस बात पर भी वे एकमत नहीं हैं, और फिर वे सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं कि मैं लोगों की मति भ्रष्ट करता हूँ। आप सुनने जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसे बोध हुआ कि सड़क बिल्कुल सूनी है, कहीं कोई नहीं है, और वह भयभीत हो उठा। तभी उसके सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उसने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उसने भय पैदा कर लिया और भय से कांपने लगा। उसने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं और वे उसे मार डालेंगे, तो इनसे कैसे जान बचाए। उसने सब तरफ देखा। पास में ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला उसकी दीवार लांघकर भीतर चला गया। वहां उसे एक ताजी खोदी हुई कब्र मिली जो किसी के लिए उस दिन खोदी गई थी। उसने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की जरूरत ही नहीं है, और मुल्ला कब्र में लेट गया। वह भीड़ एक बारात की थी, डाकुओं का गिरोह नहीं। बारात के लोगों ने भी मुल्ला को कांपते और कूदते हुए देख लिया था। वे भी डरे और सोचने लगे कि क्या बात है, यह आदमी कौन है। उन्हें लगा कि यह कोई उपद्रव कर सकता है और इसी इरादे से यहाँ पर छिपा है। पूरी बारात वहां रुक गई और उसके कुछ लोग दीवार लांघकर भीतर गए। मुल्ला तो बहुत डर गया। बारात के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला ने कहा, तुम बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो, और यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी दूसरे के कारण परेशान हो, तुम्हारे कारण कोई दूसरा परेशान है, और तुम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, और फिर खुद ही भयभीत होते हो, आतंकित होते हो और सुरक्षा का उपाय करते हो, और तब दुख और निराशा होती है, द्वंद्व और विषाद पकड़ता है, कलह होती है, पूरी बात ही मूढ़ता है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती। सदा पहले अपने भीतर कारण की खोज करो। यातायात का शोरगुल तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? कैसे? अगर तुम उसके विरोध में हो तभी वह तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारी धारणा है कि तुम परेशान होगे तो तुम परेशान होगे, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, अगर तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दो, तो तुम उसका आनंद भी ले सकते हो।